Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अच्छे से पढ़ लिया है और उनको कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, हमने पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन समझ ली है और हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 95 हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पढ़ लिए अच्छी तरह से. और आज हमें स्टार्ट करने सेक्शन 96 के बाद वाले प्रावधान. तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103. तो हम आज 103 तक के प्रावधान पढ़ेंगे, मतलब 96 से लेकर 103 तक के प्रावधान पढ़ेंगे और फिर आज हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे. ठीक है, तो सेक्शन 96 के बाद से लेके सेक्शन 96 टू सेक्शन 103 हमें सीधा सीधा बताते हैं. क्या बताते हैं? लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट्स के बारे में बताते हैं. ठीक है, आप सेक्शन 96 के बगल में आप लिख लीजिए कि सेक्शन 96 टू 103 और नीचे आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट्स. ठीक है, आप ये लिख लीजिए. अगर आप में से किसी ने भी हरियाणा का प्री दिया था जो 3 मार्च 2024 को हुआ था, तो आपको पता है कि उसमें एक यूनिलैटरल मिस्टेक का क्वेश्चन आया था और एक लेटेंट मिस्टेक का क्वेश्चन आया था. ठीक है, ठीक है, तो हमारे सेक्शन 96 टू सेक्शन 103 के प्रावधानों में से आया था. ठीक है, सो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट. तो सीधा सीधा पहले मैं इस सेक्शन 96 को समझाने से पहले आपको ये बता देता हूं कि हम 96 से लेकर सेक्शन 103 तक लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं. सो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट्स होता क्या है. भाई देखिए, लेटेंट डिफेक्ट तो मान के चलिए लेट, जो एक व्यक्ति को लेट पता लगा तो वो लेटेंट. ठीक है, और पेटेंट मतलब पेटेंट डिफेक्ट वो होते हैं जो व्यक्ति के सामने कोई दस्तावेज आया, व्यक्ति के सामने कुछ भी चीज आई, उसको तुरंत देखता के साथ पता लग गया कि इसमें तो कोई डिफेक्ट है, कोई खामी है, तो वो क्या होगा? वो होगा पेटेंट डिफेक्ट. ठीक है, इजी लैंग्वेज में यही होता है और टेक्निकल टर्म्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही समझो. ठीक है, मतलब मान के चलो आपने एक मोबाइल स्टोर की दुकान से कोई एप्पल का फोन लिया. अब एप्पल का फोन लिया तो भाई आपने मोबाइल स्टोर पे खोल के देखा. मोबाइल स्टोर पे आपने क्या खोल के देखा कि भाई नया फोन लिया, पैसे भरे 1 लाख रुपए, तो ओपन तो करता हूं बॉक्स को. ठीक है, तो आपने जैसे ही बॉक्स ओपन किया तो उस फोन का एक कैमरा ही मिसिंग था, जिसमें 3 प्रो, जो एप्पल का प्रो आता है उसमें 3 कैमरास होते हैं. और आपने जो फोन लिया था आपने तुरंत डब्बा खोला और उसके अंदर फोन तो था पर उसके अंदर उसका एक कैमरा नहीं था, 2 कैमरे थे. अब वो क्या हुआ? वो तुरंत हो गया पेटेंट डिफेक्ट, कि आपने देखते के साथ पकड़ लिया ना कि हाँ चीज में कोई खामी है. अब हम लेटेंट डिफेक्ट की बात करते हैं कि भाई आपने फोन ले लिया एक एप्पल के स्टोर से, आपने उसको पैक करा लिया और आपने वो किसी अपने दोस्त को गिफ्ट करना था, तो अब आपने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर गिफ्ट भी कर दिया. अब उस आपके दोस्त ने 3-4 दिन बाद अपने सारे बर्थडे गिफ्ट जब खोलते हैं, तब उसने खोल के देखा तो देखा अरे भाई मोहित ने तो भाई मेरे को एप्पल का फोन गिफ्ट किया हुआ है. पर उसने जैसे डब्बा खोल के देखा था उसको दिखा यार ये तो 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, पर इसका तो एक कैमरा ही नहीं है. ठीक है, तो वो क्या होगा? वो होगा लेटेंट डिफेक्ट. अब आपके दोस्त को बाद में पता लगा ना, तो वो ठीक है. पर यही सेक्शन 96 में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से. देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, की अब एविडेंस सबूत गवाही आप नहीं दे सकते टू एक्सप्लेन, और किस चीज के लिए आप गवाही नहीं दे सकते? टू एक्सप्लेन, कुछ समझाने के लिए, और अमेंड या फिर कुछ बदलाव करवाने के लिए. किसमें? एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, एक ऐसे दस्तावेज में जो कि एम्बिगुअस है, जिसमें एम्बिग्यूटी है, मतलब वो बहुत सारे मीनिंग बता रहा है. एक दस्तावेज ऐसा गंदी तरह से ड्राफ्टेड है कि वो दस्तावेज ट्रू इंटेंट जो मेकर्स है उसकी बता ही नहीं पा रहा है. वो एम्बिग्यूटी है, मतलब उसमें मीनिंग हर एक लाइन में, हर एक अगर उसका क्रक्स जोड़ते हैं उस एक डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज का, तो वो एम्बिग्यूअस सा नजर आता है, प्रतीत होता है कि ये इसमें कोई ना कोई खामी है. और ये खामी क्या है कि डबल मीनिंग बातें ये एक ही लाइन करना चाहता है. डबल मीनिंग इन द सेंस नॉट इन द बैड वे, डबल मीनिंग इन द गुड वे. ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट जिस इंटेंट से बनाया था मेकर्स ने कि वो एक पर्टिकुलर लीगल इफेक्ट निकालना चाहते थे, अब वो उनका इंटेंट नहीं रहा. अब डॉक्यूमेंट में कुछ एम्बिग्यूटी आ गई है, तो उस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए कोई भी जज साहब को गवाही नहीं देगा उस एम्बिग्यूटी
उस एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए है, उस एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को अमेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सीधा सीधा किसका सेक्शन 96 किसका लेटेंट डिफेक्ट का एग्जांपल है, पेटेंट डिफेक्ट का एग्जांपल है, बताइए आप। भाई जज साहब के सामने कोई कागजात आया, उन्होंने देखा अरे कागजात को पढ़ते के साथ इसमें तो कोई डिफेक्ट है, इसमें तो कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो जज साहब के लिए तो वो क्या है, पेटेंट डिफेक्ट है। पर जो मेकर्स थे जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट वो डॉक्यूमेंट बनाया था, उसके एग्जीक्यूटर्स थे, उनको तो वो लेटेंट डिफेक्ट ही प्रतीत होता है ना, उनको तो वो लेटेंट डिफेक्ट प्रतीत होता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे ये कौन सा डिफेक्ट। अब देखिए सेक्शन 96 में बॉडी पढ़ाता हूं। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज, जब जो भाषा यूज की गई है एक दस्तावेज में वो कैसी है, वो है ऑन इट्स फेस, उस डॉक्यूमेंट उस दस्तावेज के चेहरे पर ही, मतलब उसके प्रथम दृष्टिया उसके पढ़ने पर ही क्या प्रतीत होता है, एम्बिगुअस और डिफेक्टिव, कि ये दस्तावेज में जो भाषा प्रयोग, इस दस्तावेज में जो भाषा प्रयोग की गई है वो एम्बिगुअस है, मतलब वो क्या है, मतलब वो मीनिंग नहीं दे पा रही है ट्रू, ठीक है, और डिफेक्टिव, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई गड़बड़ी है। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स। तो अब गवाही और अब सबूत नहीं दिए जाएंगे किस चीज के, ऑफ फैक्ट्स, उन तथ्यों के, विच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट, जो उस डॉक्यूमेंट का जो मीनिंग है, उस एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट का जो मीनिंग है उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अब कोई एविडेंस नहीं दी जाएंगे पार्टी द्वारा, कोर्ट में कोई भी तथ्य नहीं दिखाया जाएगा, मतलब नहीं दिया जाएगा। और सप्लाइड डिफेक्ट, या कोई भी अब एविडेंस, कोई गवाही नहीं दी जाएगी जो कि क्या बताती है सीधा सीधा कि, मतलब कोई भी गवाही नहीं दी जाएगी उन तथ्यों की जो कि एक डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट को उसके डिफेक्ट सप्लाई कर दे, मतलब उसके डिफेक्ट्स को करेक्ट कर दे। अब कोई गवाही नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 96 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने बहुत आपको अच्छी तरह से पढ़ाया। बस इसमें सिंपल सी यही बात है कि एक दस्तावेज जो एक दस्तावेज कोर्ट में दिया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, जज साहब को प्रथम दृष्टिया पे फेस पर ही दिख रहा है कि इस दस्तावेज में कोई ना कोई एम्बिग्यूटी है, या ये दस्तावेज की जो इसकी उस दस्तावेज में एम्बिग्यूटी किसकी वजह से है, कोई लैंग्वेज इसमें एम्बिग्यूटी लैंग्वेज मतलब यूज कर रखे दस्तावेज में, या फिर डिफेक्टिव लैंग्वेज है। तो कोई अब तथ्य नहीं दिया जाएगा सबूत के रूप में पार्टी के द्वारा कि मैं इस एम्बिग्यूटी को इस डॉक्यूमेंट की दूर कर दूंगा, तो मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। नो 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 नो, कि इस लैंग्वेज की जज साहब को ऑन द फेस ऑफ इट इसकी डिफेक्टिव लैंग्वेज लग रही है, तो एक पार्टी सोचती है कि मैं एविडेंस दे देती हूँ और एक तथ्य का कि जो इसकी डिफेक्ट है उसको पूरा कर देगा, मतलब पूर्ण कर देगा। तो नहीं, एविडेंस के ऊपर अब कंप्लीट बार है सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब एक पार्टी जो एम्बिग्यूटी को दूर करना भी चाहती है, एक्सप्लेन करना भी चाहती है, उसके डिफेक्ट को सप्लाई करना भी चाहती है एक तथ्य दिखाकर एविडेंस के रूप में, तो अब उसको पूरा एस्टॉप कर दिया गया है। कोई भी उसको अब नहीं बोलेगा कि आप दिखाओ कोई भी तथ्य, आप लेके आओ, कोई गवाही लेके आओ, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं, ऑन इट्स फेस। तो जज साहब ने उस दस्तावेज को ऑन इट्स फेस ही पकड़ लिया कि इस दस्तावेज में जो लैंग्वेज प्रयोग हुई है वो कैसी है, एम्बिग्यूअस है और डिफेक्टिव है। तो ये कौन सा डिफेक्ट हुआ, सीधा का सीधा आप लिख लीजिए, ऑन द फेस होगा तो हमेशा ये पेटेंट डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम साइड में सेक्शन 96 के साइड में लिख लेंगे पेटेंट डिफेक्ट, ठीक है। अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, सेक्शन 96 की दो इलस्ट्रेशन है, तो हम वो पढ़ते हैं। ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी। तो ए लिखित में एग्रीमेंट कर लेता है बी के साथ कि बी मैं तेरे को अपना घोड़ा भेज दूंगा, ठीक है। ए बोलता है, अब देखिए 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। अब लिखित में तो जो रकम लिखी जाती है वो लिखी जाती है 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। तो अब देखिए एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। अब अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अब गवाही नहीं दी जा सकती कि भाई 1 लाख रुपए में घोड़ा, मतलब 1 लाख रुपए में ए ने घोड़ा बेचना था या फिर 1.5 लाख में बेचना था, नहीं गवाही दी जा सकती, क्योंकि ये जो दस्तावेज है और ये लिखित दस्तावेज है, जो इसकी लैंग्वेज है वो अपने आप में एम्बिग्यूअस है। तो यही करेक्ट एग्जांपल है एम्बिग्यूअस का कि ये था या ये था, 1 लाख है या 1.5 लाख है। घोड़ा बेचना मतलब घोड़े की सौदेबाजी हुई थी 1 लाख में या 1.5 लाख में। तो अब कोई भी पार्टी एविडेंस नहीं दे सकती यह दिखाने के लिए कि घोड़ा 1 लाख में मतलब तय हुआ था सौदा या फिर 1.5 लाख में हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 96 का इलस्ट्रेशन है जो कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं, सॉरी, अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी, जो कि बताती है ए डीड कंटेन्स ब्लैंक्स। तो अब एक डीड है, मतलब मान के चलिए कोई सेल डीड मान लीजिए, तो सेल डीड में बहुत सारे ब्लैंक्स है, मतलब खाली, मतलब सेंटेंसेस लिखे हुए पर बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। तो भाई ब्लैंक्स वो काहे के लिए छोड़ रखे, तो आगे पढ़ते देखिए, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड। तो अब वो ब्लैंक्स, जो एक डीड में जो ब्लैंक्स खाली छोड़े गए थे, तो अब एविडेंस नहीं दिया जा सकता। किस चीज के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता, कि उन ब्लैंक्स को कैसे और किन वर्ड से भरना था, तो अब एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो ये सीधा सीधा हमें इलस्ट्रेशन ए और इलस्ट्रेशन बी में सीधा सीधा क्या दिखाई देने को मिलता है भाई, ऑन द फेस जज साहब पकड़ रहे हैं दस्तावेज को। इलस्ट्रेशन ए में तो एम्बिग्यूटी पकड़ रहे थे और इलस्ट्रेशन बी में डिफेक्ट पकड़ रहे थे, कि एक डीड में ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स है तो डिफेक्ट है, तो अब एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि ये ब्लैंक्स किस तरह भरे जाने थे। तो ये है हमारा पेटेंट डिफेक्ट्स का पूर्ण तरीके से हमारा सेक्शन है, प्रावधान है, सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 97 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 96 था। अब देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, अब एविडेंस मतलब गवाही सबूत नहीं दे सकते, ठीक है, उसका एक्सक्लूजन है। और किसके प्रति, अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई जो दस्तावेज के विरुद्ध एक आप गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, कोई दस्तावेज में कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है, कोई एक मान के चलो कोई दस्तावेज है उसमें कोई तथ्य लिखे हुए हैं, ठीक है, तो यही कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस सबूत गवाही अब एक्सक्लूड है, नहीं दे सकते। अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां किसके विरुद्ध, एक दस्तावेज के विरुद्ध, और दस्तावेज में क्या है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है, कोई मौजूदा तथ्य है। तो हम 97 पढ़ेंगे। अब देखिए 97 की बॉडी, व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ। अब जो लैंग्वेज, जो एक दस्तावेज में जो एक लैंग्वेज भाषा यूज हुई है, वो अपने आप में ही बड़ी क्लियर है। प्लेन का मतलब यहां है बड़ी क्लियर है, साफ सुथरी है। अब देखिए, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, और एक दस्तावेज में जो भाषा यूज हुई है, जो भाषा इस्तेमाल हुई है, वो पूर्ण तरीके से अच्छी तरह अप्लाई हो रही है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे। मतलब वो एक दस्तावेज है जिसमें एक लैंग्वेज ऐसी है, एक भाषा ऐसी लिखी हुई है, उसके कंटेंट्स, उसके सब्सटेंस ऐसे लिखी हुई है कि वो पूर्ण तरीके से अपने आप में क्लियर है, वो बिल्कुल भी एम्बिगुअस नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है अपने आप में ही वो दस्तावेज, ठीक है। अब देखिए, एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, और वो भाषा जो उस दस्तावेज की है ना, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो उस एक सिविल केस के, दीवानी मुकदमे के तथ्य हैं, उस पर बिल्कुल पूर्ण तरीके से फिट बैठ रहा है। मतलब जो दस्तावेज में जो भाषा लिखी हुई है और भाषा से एक सब्सटेंस लिखी गई है, तो वो सब्सटेंस अपने आप में क्लियर है, ठीक है, और वो लैंग्वेज अपने आप में क्लियर, मतलब करेक्ट मीनिंग दे रही है, और वो मीनिंग सीधा का सीधा जो एक सिविल केस में एक जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट के बारे में फिट बैठ रहा है। मतलब वो तथ्य के बारे में वो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बिल्कुल फिट बैठ रही है। अब देखिए, एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट्स। अब गवाही नहीं दी जा सकती कि जो इस दस्तावेज में एक जो भाषा है, उस भाषा का यह मतलब नहीं है जो इस एग्जिस्टिंग फैक्ट से निकल के आ रहा है। नहीं, इस बारे में अब कोई गवाही नहीं दे सकता कि जो दस्तावेज की एक क्लियर मीनिंग निकल करके आ रहा है कि ये इस दस्तावेज का ये मतलब नहीं था, इस दस्तावेज का कुछ और ही मतलब था, जो इस केस के एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे नहीं लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो अब ये सीधा सीधा क्या है, तो ये हमारा सेक्शन 97 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मैंने आपको समझाया, सिंपल सी यस बात बताता है कि एक दस्तावेज है, कोर्ट के समक्ष एक दस्तावेज है, ठीक है, और वो दस्तावेज अपने आप में ही इतना क्लियर है, इतना प्लेन है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, उसमें भाई क्या लिखा हुआ है, हर चीज समझ में आ रही है। तो अब देखिए, और वो जो हर चीज समझ में आ रही है ना दस्तावेज की, जो कोर्ट के सामने है, वो जो कोर्ट एक केस ट्राई कर रहा है, उसको भी भाई क्या कर रही है, उसके तथ्यों पर भी बिल्कुल फिट बैठ रही है, एक्यूरेट बैठ रही है, मतलब यूं का कि यूं बैठ रही है। मतलब कैसी, अगर चाहिए था ना वो ही उन तथ्यों के बारे में चाहिए थी गवाही, तो अब एक दस्तावेज कोर्ट के सामने आया और वो अपने आप में ही उन दस्तावेजों का फिट, वो दस्तावेज उन तथ्यों पर जिस विषय में कोर्ट ने गवाही मंगवाई थी उस पर फिट बैठ रही। तो अब देखिए, एविडेंस मे नॉट बी गिवन, अब गवाही, अब सबूत नहीं दिया जा सकता, क्या करने के लिए, टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट, यह दिखाने के लिए कि ये जो दस्तावेज की भाषा है जो अपने आप में प्लेन है, ये इन एग्जिस्टिंग तथ्यों पर नहीं लगनी थी, तो अब नहीं, गवाही नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो हमारा सेक्शन 97 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 97 की इलस्ट्रेशन, जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रावधान था। अब देखिए,
ए सेल्स टू बी बाय डीड। अब ए सेल करता है, मतलब ए बेच देता है बी को क्या, बाय डीड, एक डीड के द्वारा, मतलब सेल डीड। ए और बी के बीच में एक सेल डीड एग्जीक्यूट होती है और ए बी को बेच देता है क्या, माई एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। तो ए बी को क्या बेच देता है डीड के द्वारा, सेल डीड के द्वारा, ए की एस्टेट जो कि रामपुर में है, और ए की एस्टेट में कितने बीघा हैं, 100 बीघा है, ठीक है। तो ये डीड हो जाती है, ए और बी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ए लिखवा देता है कि मैं 100 बीघा जो मेरे रामपुर में है, ठीक है, उसको बेच रहा हूं बी को। तो अभी अपने आप में ये दस्तावेज प्लेन है। तो अब देखिए, ए हैज एन एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास, और ए के पास एस्टेट भी है, एक मतलब जमीन भी है रामपुर में जो कि 100 बीघास। अब देखिए, एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द एस्टेट मेंट टू बी सोल्ड वाज वन सिचुएटेड एट द डिफरेंट प्लेस ऑफ एंड ऑफ द डिफरेंट साइज। तो अब इस चीज की सबूत नहीं दिया जा सकता कि जो ए ने बेचना था वो 100 बीघास अपनी रामपुर में बी को, तो अब एविडेंस नहीं दिया जा सकता कि ए ने क्या किसी और लैंड के बारे में बात करी थी और किसी और साइज के एस्टेट के बारे में नहीं बात करी थी, ठीक है। नहीं, एविडेंस नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ए ने जो सेल डीड में बी को, जो सेल ए ने बी के साथ से जो सेल डीड किया है कि ए बेचेगा अपनी रामपुर में 100 बीघास की जमीन है स्टेट बी को, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपने आप में ही प्लेन है, ठीक है, अपने आप में ही बिल्कुल क्लियर है और साफ सीधी सी बात बताता है भाई, ए सेलर है और बी बायर है, बी पैसे देगा, ए अपना उसको अपने 100 बीघास में पोजेशन दे देगा। तो ये उनके बीच में क्या हो गया, डीड के द्वारा क्या हो गया, डीड के द्वारा सेल भी कर दिया। अब ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और ए कहता है नहीं जी जज साहब, मैं तो अपना 100 बीघा जो रामपुर में ना उसको बेचने की डीड में बात नहीं हुई थी, मैं तो बात कर रहा था कोई मेरा दिल्ली में 100 बीघा का कोई प्लाट है या 90 बीघा का कोई प्लॉट है, कोई लैंड है, उसको बेचने की बात कर रहा था। नहीं, अब ए भाई साहब आप ये गवाही नहीं दे सकते क्योंकि जो कोर्ट के समक्ष दस्तावेज है जो आपने ए ने और बी ने एग्जीक्यूट किया था वो बिल्कुल प्लेन है और बिल्कुल एक्यूरेटली फिट बैठ रहा है किस पर, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं जो केस कोर्ट के सामने चला हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 97 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि मैंने बताया, और सीधी सीधी ये भी किसकी बात बताता है, आप साइड में लिख लीजिए सेक्शन 97 के, ये भी हमें सीधी सीधी बात बताता है ऑफ दी पेटेंट डिफेक्ट्स की बात बताता है। मतलब एक दस्तावेज भाई अपने आप में कोर्ट को पढ़ने के साथ ये लग रहा है भाई ये दस्तावेज तो बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर का ड्राफ्टेड है, इसमें तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। और जो तथ्य मेरे पास हैं, कोर्ट में एक केस चला पड़ा है, वो जो तथ्य हैं वो साफ साफ उस दस्तावेज से मेल भी खा रहे हैं। तो अब ये कौन सा डिफेक्ट है, ये पेटेंट डिफेक्ट है कि भाई ऑन द फेस प्लेन दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें लिख लेते हैं हम पेटेंट लिख लेते हैं, ठीक है, पेटेंट लिख लेते हैं। इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है पर ये फिर भी पेटेंट है क्योंकि तुरंत कोर्ट को जो दस्तावेज की भाषा है और वो अपने आप में बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, साधारण है, क्लियर है, तो कोर्ट को तुरंत समझ में आ गया ना भाई नहीं कोई गवाही में कोई अब मैं एविडेंस अलाउ नहीं करूंगा इसको डिस्प्रूव करवाने के लिए, ठीक है। तो ये पेटेंट ही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 97 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से तरह से समझाया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 98 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बताता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब क्या गवाही दी जा सकती है उन दस्तावेजों के लिए जो दस्तावेज अपने आप में क्लियर नहीं है, और वो दस्तावेज जो क्लियर ही नहीं है तो वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे कैसे लगेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सेक्शन 98 है, ये सेक्शन 97 के बिल्कुल विपरीत है। तो अब हम सेक्शन 98 की बॉडी पढ़ते हैं। देखिए व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, तो जब जो एक भाषा इस्तेमाल की गई है एक दस्तावेज में वो अपने आप में कोरी है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब वो मीनिंग दे रही है। अब देखिए बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, भाषा जो एक मतलब एक दस्तावेज जो कोर्ट में दिया गया है वो तो बिल्कुल दस्तावेज बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल वो मतलब ओके है, लेकिन जो दस्तावेज कोर्ट में अब दिया गया है मतलब एज प्रेजेंट किया गया है, टेंडर्ड किया गया है, वो दस्तावेज बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, मतलब वो दस्तावेज मीनिंग नहीं दे पा रहा है, मतलब वो दस्तावेज कोई मतलब का नहीं है। और किन की मतलब का नहीं है, जो कोर्ट में एग्जिस्टिंग केस चल रहा है ना जिन फैक्ट्स पर, इन फैक्ट्स पर वो दस्तावेज कोई मीनिंग नहीं दे पा रहा है। मतलब एक पार्टी ने कोई दस्तावेज दिया कोर्ट में, ठीक है, और वो दस्तावेज तो अपने आप में पढ़ने से सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ दस्तावेज में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ओके लिखा हुआ है, सब कुछ मतलब
पूरा का पूरा ओके है, पर वो दस्तावेज और जो केस के एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, मौजूदा तथ्य हैं, उनसे मेल नहीं खा रहा है। मतलब वो दस्तावेज कॉन्ट्रेरी है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के मीनिंग से। मतलब वो दस्तावेज तो सीधा सीधा क्या हो गया भाई, अनमीनिंग हो गया, ठीक है। बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, पर जो मौजूदा तथ्य हैं उनके संदर्भ में वो दस्तावेज जो कोर्ट में दिया गया है, टेंडर किया गया है, वो कोई मतलब का नहीं है। तो अब देखिए, एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पेकुलियर सेंस। तो अब गवाही दी जा सकती है कि उस दस्तावेज के कोरबरेशन में और गवाहियां दी जा सकती है, यह दिखाने के लिए कि जो ये दस्तावेज था ना, ये दस्तावेज जो हमने कोर्ट में टेंडर किया जज साहब, इस एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को कोरबरेट करने के लिए, तो ये दस्तावेज की ये वाली भाषा निकल के आ रही है, तो इस चीज का एविडेंस हम दे सकते हैं, इस चीज का हम एविडेंस दे सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 98 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उससे हमें और समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, A sells to B by deed my house in कलकत्ता। तो अब A B को बेच देता है एक सेल डीड के द्वारा। A क्या बेचता है B को? A अपना घर बेच देता है B को और सेल डीड के द्वारा। तो अब देखिए, A had no house in कलकत्ता। तो अब भाई केस फाइल हो जाता है। अब यह दिखाया जाता है कि A का तो कोई घर ही नहीं है कलकत्ता में। अब देखिए, बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा। पर यह दिखाई देता है, यह निकल करके आता है कि ए का तो कोई घर कलकत्ता में नहीं है, पर ए का घर एक हावड़ा में है। अब देखिए, ओ विच बी हैड बीन इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। और जिस हावड़ा वाले घर में बी पोजेशन पर भी बैठा है, ठीक है, और कब से बैठा है? जब से सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है। अब देखिए, दिस फैक्ट्स मे बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट हावड़ा। तो अब यह जो तथ्य हैं, ठीक है, यह बिल्कुल मतलब और गवाहियों के द्वारा साबित किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के तथ्य अब एक डॉक्यूमेंट के द्वारा साबित किए जा सकते हैं। और क्या दिखाया जा सकता है? दीज फैक्ट्स में भी प्रूव। तो अब ये तथ्य प्रूव किए जा सकते हैं टू शो दैट, यह दिखाने के लिए, द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट हावड़ा। जो डीड थी ए और बी के बीच में, जो सेल डीड बनी थी, वो कलकत्ता वाले हाउस के लिए नहीं बनी थी। तो यह एविडेंस दिया जा सकता है कि वो ए और बी के बीच में जो सेल डीड थी, वो हावड़ा वाले घर के लिए बनी गई थी, ठीक है। तो मतलब अब जो ए और बी के बीच में एक, मतलब ए ने अपना घर, मतलब जो कलकत्ता में था, ठीक है, हालांकि उसका कलकत्ता में कोई घर नहीं था, उसका हावड़ा में था, पर डॉक्यूमेंट में गलती से लिखा गया होगा क्या, कलकत्ता, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जो ए ने अपना घर बेचा बी को, और बी जिस दिन ए और बी के बीच में वो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई, उस दिन से बी ए के घर में पोजेशन में भी बैठा है, ठीक है। तो अब कोई डिस्प्यूट फाइल होता है, ठीक है, कोई अब डिस्प्यूट फाइल होता है, तो क्या दिखाया जाता है? अब एक दस्तावेज दिया जाता है। दस्तावेज कौन सा दिया जाता है? यही सेल डीड दी जाती है जो ए और बी के बीच में हुई थी, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था कि ए अपना घर बेच रहा है बी को, जो कि सिचुएटेड है कलकत्ता में। पर अब बी क्या दिखाएगा? अब बी यह दिखाएगा कि जी जज साहब, ए का कोई भी घर कलकत्ता में नहीं था, ये सिर्फ क्या था, जो सेल डीड में जो वाक्य लिखे गए थे वो थोड़े मिस्टेक से लिख लिए गए थे। पर सॉरी, अब ए का घर हावड़ा में था, तो ये सेल डीड हावड़ा वाले घर के लिए बनी थी, ना कि कलकत्ता वाले घर के लिए। तो कलकत्ता बाय मिस्टेक एंट्री हो गई थी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्या है, हमारे सेक्शन 98 में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सीधा सीधा बताइए, इसमें एक दस्तावेज जो कोर्ट में टेंडर किया जा रहा है, वो दस्तावेज तो अपने आप में मतलब ओके है, बिल्कुल अच्छे से रीड हो रहा है, मतलब वो कोई डबल मीनिंग, मतलब कोई एम्बिग्यूटी, कोई डिफेक्ट नहीं दिखा रहा। पर वो दस्तावेज सीधा सीधा जो एग्जिस्टिंग तथ्य हैं, जिन पर मतलब केस चला हुआ है, उनसे मेल नहीं खा रहा। उसके संदर्भ में वो जो दस्तावेज टेंडर किया गया है, वो दस्तावेज क्या है? बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो अब एविडेंस दे सकते हैं बस यह दिखाने के लिए कि इसका मीनिंग, इस दस्तावेज का मीनिंग इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के संदर्भ में इन पेकुलियर सेंस के लिए माना जाना चाहिए, तो उसकी गवाही आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कौन सा डिफेक्ट्स है सेक्शन 98 में? बताइए आप। एक दस्तावेज बन गया था, वो दस्तावेज बन गया था, तो ऑन द फेस ऑफ द इट उसको पार्टीज ने एग्जीक्यूट कर लिया, कोई भी उस पर कमी बीसी नहीं निकाली। तो बाद में जाके कमी बीसी निकली ना, तो कोर्ट में केस फाइल हो, तो ये लेटेंट डिफेक्ट का हमारा सेक्शन 98 है, ठीक है। तो सेक्शन 98 के सामने साइड में हम लिख लेंगे लेटेंट लिख लेंगे। अब लेटेंट का मतलब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि लेटेंट का मतलब वो होता है जो डिफेक्ट्स हमें बाद में समझ में आते हैं, मतलब हम उसको बाद में पकड़ते हैं।
तो ये हमारा सेक्शन 98 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इसमें बस हम एक छोटी सी चीज मार्क कर लेंगे, एविडेंस में बी गिवन, ठीक है, और अनमीनिंग कर लेंगे और प्लेन कर लेंगे, ठीक है, और पेकुलियर सेंस कर लेंगे। अब पेकुलियर सेंस का मीनिंग आपको पता चल गया। पेकुलियर सेंस का मीनिंग वो है कि जो दस्तावेज में लिखा हुआ है ना, जो दस्तावेज में लिखा हुआ है, पर वो दस्तावेज में जो बातें लिखी गई हैं, जो जो सब्सटेंस, जो कंटेंट्स लिखे गए हैं, वो जो एग्जिस्टिंग केस है जिस पर एक डिस्प्यूट चल रहा है एग्जिस्टिंग केस में सिविल कोर्ट में, वो दस्तावेज में जो बातें लिखी गई है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से मेल नहीं खा रही है। तो पेकुलियर सेंस का यही मतलब है कि अब गवाही दी जा सकती है कि उस दस्तावेज में जो जो अपने आप में तो प्लेन है, अपने आप में तो सही बातें बता रहा है, तो वो दस्तावेज और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब किस पेकुलियर सेंस से, मतलब कौन सा मतलब हमें करेक्टली देना चाहिए ताकि उस दस्तावेज का और उस एग्जिस्टिंग फैक्ट्स जो एक सिविल केस चला हुआ उसमें कोरोबरेशन आ जाए, मतलब वो कॉन्ट्ररी ना हो, ठीक है। तो ये हम पेकुलियर सेंस का यहाँ से हम इंटरप्रिटेशन निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हुआ सेक्शन 98 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया। पर हम अब आप सेक्शन 97 के भी अंडरलाइन कर लीजिए। क्या अंडरलाइन कर लीजिए, पहले तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो, ठीक है, एविडेंस नहीं दिया जा सकता सेक्शन 97 में, ठीक है, और उसमें प्लेन मार्क कर लीजिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग फैक्ट्स भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे हो गए हैं कितने सेक्शन हो गए हमारे, मैंने आपको पढ़ाया 96 पढ़ाया, 97 पढ़ाया और 98 पढ़ा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 99 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्संस, ठीक है। चलो इसकी सीधा बॉडी पढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 99 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone, तो क्या है, when the facts are such कि कुछ तथ्य ऐसे हैं कि कैसे हैं, that the language used कि कुछ तथ्य ऐसे हैं कि जो भाषा यूज की गई है, might have been meant to apply to anyone कि जो भाषा यूज की गई है वो अप्लाई हो सकती है या हो सकती थी किसी भी एक पर, ठीक है। एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन, या फिर वो जो भाषा यूज की गई है वो सिर्फ एक पर ही अप्लाई होती है, एक दस्तावेज के लिए। वो उस दस्तावेज के, मान के चलिए एक दस्तावेज है उसमें कम से कम 100 पैरा है, पर जो भाषा यूज की गई है वो पैरा 10 को ही टारगेट कर रही है। तो अब जो भाषा यूज की गई है एक दस्तावेज में, तो वही वो ओनली पैरा 10 को ही मतलब वो कर रही है ना, क्या कर रही है, उसके लिए मतलब अप्लाई होनी थी, मतलब उसके जो पैरा 10 में जो भाषा यूज की गई थी वो, और जो अदर पैरा 9 जो 99 जो पैरा है, मतलब मान के चलिए एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 100 पैराग्राफ्स है, कि कोई मान के चलिए कोई सेल डीड है, कोई बहुत बड़ी सेल डीड है जिसमें कि मतलब मान के चलिए कोई टेक्निकल सेल डीड है और उसमें 100 पैराग्राफ की वो सेल डीड है। तो लेकिन जो एक पैराग्राफ 10 है ना, उस पैराग्राफ 10 में एक ऐसी मतलब कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई थी पार्टीज के द्वारा कि क्या थी वो भाषा, कि वो सिर्फ पैरा 10 के लिए ही थी वो भाषा, और जो 99 पैराग्राफ्स है ना उस दस्तावेज के, उनके लिए नहीं थी। अब देखिए, एंड कुड नॉट हैव बीन मेंट टू अप्लाई टू मोर देन वन, और वो जो भाषा जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, ओनली एक के लिए की गई थी। अब देखिए, ऑफ सेवरल पर्संस और थिंग्स, तो भाषा एक, तो जो भाषा इस्तेमाल की गई है एक दस्तावेज में वो भाषा एक को संदर्भ कर रही है, ठीक है, और उस दस्तावेज में चाहे बहुत सारे, ठीक है, या फिर बहुत सारे व्यक्तियों में या फिर बहुत सारी थिंग्स में, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उनके लिए नहीं की जा रही। अब देखिए, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ दोज पर्संस और थिंग इट वाज इंटेंडेड टू अप्लाई, तो अब गवाही दी जा सकती है किस बारे में, अब गवाही दी जा सकती है कि ये भाषा जो सिर्फ इस्तेमाल की गई थी कि इसका मतलब निकलना था सिर्फ एक चीज के लिए, मतलब एक पर्सन के लिए या फिर एक थिंग के लिए, और औरों के लिए नहीं। तो अब गवाही दी जा सकती है कि कौन सी पर्सन और कौन से थिंग के लिए यह भाषा इस्तेमाल की गई थी, तो उसके लिए अब कोरोबरेटिंग एविडेंस उस वन पर्सन और वन थिंग को साबित करने के लिए आप दे सकते हो, ठीक है। तो हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 99 की बॉडी थोड़ी टेक्निकल है पर मैंने आपको फिर भी पढ़ाया। सेक्शन 99 का इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जिसके कि हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ए एग्रीज टू सेल टू बी फॉर 1000 रुपीज। अब ए एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं बी तेरे को बेच दूंगा, और क्या बेचेगा, 1000 रुपए में क्या बेचेगा, माई वाइट हॉर्स,
ए एग्रीमेंट कर लेता है बेचने का बी के साथ की बी, ए बोलता है बी मैं तेरे को बेच दूंगा 1,000 रुपए में क्या, मेरा सफेद घोड़ा। ए हैज 2 white horses। अब ए के पास क्या दुविधा है, ए के पास क्या दुविधा है, ए के पास 2 सफेद घोड़े हैं। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ देम वाज मेंट। तो अब गवाही दी जा सकती है यह दिखाने के लिए कि कौन सा घोड़ा, कि कौन सा घोड़े के लिए यह सेल का एग्रीमेंट बना था। ठीक है, तो यह गवाही दी जा सकती है। तुम्हारा सेक्शन 99 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, हमारा सेक्शन 99 के इलस्ट्रेशन ए ने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि सेक्शन 99 क्या बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है। भाई ए ने बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया कि भाई बी मैं तेरे को 1,000 रुपए में अपना सफेद घोड़ा बेच दूंगा। ठीक है, तो अब ये एक सफेद घोड़ा हो गया, ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर ये भाषा किसके लिए प्रयोग में आ गई कि भाई एक पर्टिकुलर थिंग के लिए आ गई। ठीक है, अब घोड़ा पर्सन तो होगा नहीं, ठीक है, व्हाइट हॉर्स है जो, वो पर्सन तो होगा नहीं, वो थिंग ही होगा। तो अब ए ने बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया और ए ने बी को क्या कहा कि भाई बी तू मेरे को 1,000 रुपए दे दियो और मैं तेरे को अपना व्हाइट हॉर्स दे दूंगा, बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। तो अब क्या दुविधा आ जाती है, यह दुविधा आ जाती है कि भाई अब ए के पास 2 घोड़े हैं, ए के पास अब 2 घोड़े हैं, 2 व्हाइट हॉर्स हैं। ठीक है, तो अब केस फाइल होता है, डिस्प्यूट फाइल होता है। अब जो बी को जो घोड़ा लेना था वो थोड़ा भाई तगड़ा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और जो ए अब बी को घोड़ा दे रहा है 1,000 रुपए में वो थोड़ा भाई कमजोर घोड़ा दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब भाई बी डिस्प्यूट फाइल कर देता है सिविल कोर्ट में। तो अब बी गवाही दे सकता है, पूरे के पूरे एविडेंस दे सकता है कि ये जो एग्रीमेंट में जो व्हाइट हॉर्स ये थिंग जो रेफर्ड है ये पर्टिकुलर वो थिंग थी, मतलब वो तगड़े वाला घोड़ा था, मेरे को कमजोर घोड़े के लिए मैं इस एग्रीमेंट में नहीं आया था। तो ये जो भाषा इस एग्रीमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में यूज हुई है वो पर्टिकुलर बी या कोर्ट में कह सकता है। ये भाषा जो हमारे ए और बी के हमारे बीच में जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है व्हाइट हॉर्स को लेने देने का, तो बी अब गवाही दे सकता है कोर्ट में कि जज साहब जो ये डॉक्यूमेंट में एक लैंग्वेज यूज की गई है कि ए मेरे को घोड़ा देगा और मैं ए को 1,000 रुपए दूंगा तब ए मेरे को व्हाइट हॉर्स दे देगा। पर अब बी गवाही दे सकता है कि जज साहब जो ए मेरे को व्हाइट हॉर्स देगा ना वो पर्टिकुलर थिंग थी, वो पर्टिकुलर थिंग मतलब वो तगड़े वाला घोड़ा था, स्ट्रॉन्ग घोड़ा था, अब ए मेरे को दे रहा वो कमजोर घोड़ा। तो बी ने डिस्प्यूट फाइल कर दिया, तो इस चीज की गवाही अब कौन, बी दे सकता है। ठीक है, ये अलाउड है क्योंकि इसमें क्या क्या कहा गया है सेक्शन 99 के बॉडी में, यह कहा गया है कि एक पर्टिकुलर मतलब भाषा इस्तेमाल की गई थी, एक दस्तावेज में एक भाषा इस्तेमाल की गई थी और वो भाषा तथ्य को सिर्फ बयां कर रही थी किस पर्टिकुलर एक पर्सन या थिंग के बारे में। ठीक है, और उसका मतलब सिर्फ उस तथ्य का मतलब जो भाषा यूज हुई थी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए अप्लाई होनी थी, औरों के लिए नहीं होनी थी। तो अब गवाही दी जा सकती है कि कौन से पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए ये भाषा इस्तेमाल होनी थी। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 99 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन ए के द्वारा समझाया। तो अब इसमें हमें कौन सा डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इसमें भी हमें लेटेंट डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम सेक्शन 99 के बगल में लिख लेंगे लेटेंट डिफेक्ट्स, आप सिर्फ लेटेंट लिख लीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 99 की इलस्ट्रेशन बी, जो कि बताती है ए एग्रीज टू अकंपनी बी टू रामगढ़। अब ए एग्रीमेंट कर लेता है बी के साथ कि बी तू रामगढ़ जा रहा है ना, तो मैं तेरा साथ दूंगा, मैं भी तेरे साथ रामगढ़ चलूंगा। ठीक है, अब देखिए एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग वेदर रामगढ़ इन राजस्थान और रामगढ़ इन उत्तराखंड वाज मेंट। तो अब गवाही दी जा सकती है कि अब तथ्य बताए जा सकते हैं कि जो ए अकंपनी करने वाला था बी को रामगढ़, तो अब डिस्प्यूट उनके बीच में कोई अराइज हो जाता है, भाई मान के चलिए बी नहीं लेके जाता ए को रामगढ़, तो अब क्या होता है, अब एक केस डाल देता है बी के ऊपर, भाई पहले तो एग्रीमेंट कर लिया अब लेके नहीं जा रहा है, ठीक है, या ए ही नहीं जा रहा है या कोई भी पार्टी केस डाल देती है। तो इस चीज की गवाही, इस चीज का सबूत दिखाया जा सकता है कि रामगढ़ राजस्थान वाला मतलब इस भाषा में इन तथ्यों में प्रयोग किया गया था, या फिर रामगढ़ उत्तराखंड वाला प्रयोग किया गया था। ठीक है, मतलब भाई कोई वन पर्सन और वन थिंग के लिए एक तथ्य मतलब भाषा एक तथ्य के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब केस में ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं कि अलग अलग तथ्यों के बारे में वो चीज लग रही है, तो अब गवाही दी जा सकती है नहीं सर, ये जो तथ्य की भाषा है, ये तो इस दस्तावेज में जो तथ्य लिखे हुए, सब्सटेंस लिखी हुई, जो इसकी भाषा है ना, ये पर्टिकुलर एक पर्सन और पर्टिकुलर वन थिंग के लिए बयां की गई थी, औरों के लिए नहीं, तो इसकी गवाही दी जा सकती है। ठीक है,
तो ये था हमारा सेक्शन 99 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बताता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। तो सेक्शन 100 का इंडेक्स तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर हम सेक्शन 100 की बॉडी पढ़ के समझते हैं। अब देखिए, when the language used applies partly to one set of existing facts, अब जो एक दस्तावेज में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, वो भाषा उस दस्तावेज में थोड़े से भाग जो एग्जिस्टिंग, जो एक सिविल केस का जो तथ्य है, वो जो भाषा, अब मान के चलिए एक कोर्ट में, अदालत में एक दस्तावेज पेश किया जाता है, टेंडर्ड किया जाता है, सॉरी, अब उस दस्तावेज में जो सब्सटेंस लिखी गई थी, वो जो सब्सटेंस की भाषा है, वो भाषा जो एग्जिस्टिंग तथ्य है ना, उस पर थोड़े से भाग पर अप्लाई हो रही है। अब देखिए, एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, और थोड़े सी वो जो एक डॉक्यूमेंट जो टेंडर किया गया था, उसकी जो भाषा है, वो एग्जिस्टिंग फैक्ट जो दूसरा सेट है ना, उसके लिए अप्लाई हो रही है, मतलब, ठीक है। तो अब देखिए, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू ऑफ ईदर, और अब दोनों को, एक दस्तावेज की दोनों जो पार्ट्स हैं, उसको मिला लिया जाए ना, तो वो दोनों अपने आप में ही एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को बयान नहीं कर पा रहे। तो अब देखिए, एविडेंस में बी गिवन टू शो टू विच ऑफ द टू इट वाज मेंट टू अप्लाई। तो अब गवाही दी जा सकती है कि जो एक दस्तावेज में भाषा लिखी गई थी और जो भाग में कुछ भाषा लिखी गई थी, तो ये भाग कौन से सेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के लिए अप्लाई होना था, तो इसका एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 100 की बॉडी थी। तो हम इलस्ट्रेशन से इसको आराम से समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए, ए एग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स एंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। तो अब क्या होता है इलस्ट्रेशन में सेक्शन 100 की, देखिए, ए एग्रीज टू सेल टू बी। अब ए एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है बी के साथ, क्या करता है, माई लैंड एट एक्स इन द पोजेशन इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है बी के साथ, ए कहता है कि मेरे पास एक लैंड है जिसका नाम एक्स है, ठीक है, और वो लैंड वाई की पोजेशन में है, ठीक है। तो अब देखिए, A has land at X but not in the occupation of Y। अब A के पास एक लैंड X तो है, पर वो जो लैंड X है ना, वो Y की ऑक्यूपेशन में, मतलब देख रेख में नहीं है। तो अब देखिए, एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ Y बट इट इज नॉट X। पर अब क्या होता है, पर जो A की एक लैंड है, वो एक व्यक्ति Y की ऑक्यूपेशन में तो है, पर वो लैंड X नहीं है। तो अब देखिए, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स शोइंग विच ही मेंट टू सेल। तो अब ए गवाही दे सकता है कोर्ट में, किस चीज की गवाही दे सकता है, कि जी मैंने जो एग्रीमेंट टू सेल किया था, मैंने अपनी कौन सी लैंड और ये भाषा कौन से लैंड को सेल करने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन थी जो साफ साफ बता रही है। अब इसमें दो सेट्स उठ गए भाई, एग्जिस्टिंग तथ्य है, उसमें दो सेट्स है। क्या सेट्स है, पहला सेट तो ये है कि भाई ए ने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया बी के साथ कि मैं तेरे को मेरा जो लैंड एक्स है और जो वाई की पोजीशन है वो दूंगा। अब ए का एक लैंड है जो कि वो बी को बोलता है कि मेरा एक, ए बोलता है बी को कि भाई बी, मैं तेरे से एग्रीमेंट टू सेल कर रहा हूं और मेरा एक लैंड है एक्स जिसका नाम है एक्स, ठीक है, और जो कि वाई की पोजीशन में है, मतलब वाई उसकी देखरेख करता है। तो ये तो एक सेट हो गया एग्जिस्टिंग तथ्यों का। अब दूसरे तथ्य क्या दिखाए जाते हैं, दूसरे तथ्य क्या दिखाए जाते हैं कि भाई ए के पास एक्स लैंड तो है, पर वो वाई की पोजीशन में नहीं है, ठीक है, वो किसी और की पोजीशन में होगा। तो अब तथ्य दिया जा सकता, अब एक गवाही सबूत दिया जा सकता है ए के द्वारा, और वो क्या बता सकता है, मे बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मेंट टू सेल, और वो कोर्ट में बता सकता है कि इस एग्रीमेंट टू सेल के द्वारा वो कौन सा लैंड सेल करने का उसने एग्रीमेंट किया था, तो इसके बारे में वो तथ्य बता सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 100 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सीधे सीधे ये कौन से डिफेक्ट के बारे में बता रहा है, लेटेंट डिफेक्ट्स के बारे में हमारा सेक्शन 100 बता रहा है। तो हम इसमें लिख लेंगे लेटेंट डिफेक्ट, ठीक है, क्योंकि दो तथ्य यहां हो गए ना। हम टू सेट्स को देखो, वन सेट को कर लेते हैं यहां और अनदर सेट को भी कर लेते हैं, ठीक है। चाहे एक सेट में, चाहे एक एग्जिस्टिंग केस में, चाहे एक एग्जिस्टिंग जो मौजूदा केस है उसमें कितने ही सेट्स हो, टू तो मिनिमम है, ठीक है भाई, दो तो होने चाहिए, चाहे और आगे कितने ही हो। और जो दस्तावेज टेंडर किया गया है, वो दस्तावेज जो टेंडर किया गया है वो अलग अलग से भागों पर अप्लाई हो रहा है, केस के अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उनके अलग अलग मतलब सेट्स पर, ठीक है। तो अब गवाही दी जा सकती है, गवाही अलाउड है, क्या बताने के लिए कि क्या बेचा जाना था, क्या खरीदा जाना था, और ये जो भाषा है ये कौन से सेट्स पर अच्छे से अप्लाई हो रही है,
और अब पूर्ण तरीके से मिलाकर भी उस भाषा को मिलाए, जो जो एक दस्तावेज की भाषा है जो कोर्ट में टेंडर किया जाता है, उस वो भाषा में मान के चलिए 5-10 पैराग्राफ लिखे होंगे हैं, 10 मान लीजिए 10 पैराग्राफ लिखे गए हैं, और जो 5 पैराग्राफ है ना वो तो कुछ और ही तथ्य बयां कर रहे हैं, और जो 5 पैराग्राफ है वो कुछ और तथ्य बयां कर रहे हैं। तो अब गवाही दी जा सकती है, पर वो जो दोनों पैराग्राफ मिलकर जो जो डॉक्यूमेंट दिया गया था कोर्ट में, वो मिलकर भी जो एक एग्जिस्टिंग तथ्य है कोर्ट में उसको साबित नहीं कर पा रहे। तो गवाही दी जा सकती है कि इस भाषा के जो सेट, जो ये भाषा है, जो एक भाषा का पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है, ये क्या बयां करना चाह रहा था, और दूसरा भाषा का जो पार्ट है ये क्या बयां करना चाह रहा था, तो यह क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। तो हम सेक्शन 100 में एविडेंस में भी गिवन को भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन 99 में भी अंडरलाइन कर रहे थे, हमने किया नहीं था, क्या अंडरलाइन करेंगे, एविडेंस में भी गिवन को पहले अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और अप्लाई टू 1 को अप्लाई कर लेंगे, और माई वाइट हॉर्स वाले एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेक्शन 101 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बहुत जरूरी है। अब देखिए, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। अब सेक्शन 101 की हम बॉडी पढ़ते हैं, जो कि बताता है एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इलेजिबल कैरेक्टर्स। अब सबूत, अब गवाही दी जा सकती है उन तथ्यों का मतलब बताने के लिए जो तथ्य कॉमनली यूज नहीं होते, जो मतलब जो शब्द हैं, जो भाषा है वो इलेजिबल है, मतलब वो आम तौर पर समझ में नहीं आती है, मतलब वर्ड्स तो समझ में आने वाले हैं, पढ़ेगा ही तो जा सकती है, और उसका मीनिंग कुछ, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि वो कॉमनली समझ में नहीं आ सकती उस दस्तावेज में, तो अब उसके बारे में गवाही दी जा सकती है। अब देखिए, ऑफ फॉरेन ऑब्सोलीट टेक्निकल लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ एब्रीविएशंस। अब इलेजिबल कैरेक्टर्स का इंस्टांसेस बता रखे हैं कि ये वाले इलेजिबल कैरेक्टर एक दस्तावेज में लिखे गए हैं, और कौन से, ऑफ फॉरेन, कोई फॉरेन कैरेक्टर लिखा गया है, ऑब्सोलीट, कोई ऐसा कैरेक्टर लिखा गया है जो पहले तो चलन में था पर अब चलन में नहीं है, वो लिखा गया है एक दस्तावेज में। टेक्निकल, कोई बहुत ही टेक्निकल शब्द लिखा गया है दस्तावेज में, जो कि जज साहब को भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, लोकल, कोई लोकल भाषा का शब्द लिखा गया एक दस्तावेज में, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा जज साहब को क्या है, तो उसका भी एविडेंस मंगवा सकते हैं। अब देखिए, एंड रीजनल एक्सप्रेशंस, तो लोकल के साथ साथ रीजनल एक्सप्रेशंस का भी होना चाहिए, मतलब जो हमारे रीजन कौन से हैं भाई, हम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट हमारे रीजन्स हैं, तो अब साउथ का एक दस्तावेज भाई नॉर्थ के कोर्ट में आ जाएगा और वो लिखा पड़ा है भाई तमिल में, तो अब ये क्या है भाई, तमिल की लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशंस में एक दस्तावेज में कोई शब्द लिखा पड़ा है और वो नॉर्थ इंडिया में किसी कोर्ट पर चलना है, मतलब यूज होना है, तो भाई उसका तो गवाही तो जज साहब मांगेंगे ना कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इलेजिबल कैरेक्टर है, तो अब गवाही मंगवा सकते हैं। वो देखिए, ऑफ एब्रीविएशंस एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पेक्युलर सेंस, और गवाही इन कैरेक्टर्स की, फॉरेन ऑब्सोलीट टेक्निकल लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशंस की, ठीक है। ऑफ एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस क्या होती है भाई, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, तो वो अब एब्रीविएशंस मान के चलिए वर्ड्स का शॉर्ट नोट होता है। अब जैसे हम लिखते हैं नंबर, NUMBER नंबर लिख लेते हैं, पर हम शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट भी लिख देते हैं नंबर, ठीक है। अब हम सीरियल नंबर वैसे तो लिखते हैं हम SERIEL नंबर, ठीक है, NUMBR नंबर, अब हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं SNO डॉट, तो ये भी सीरियल नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आंसर लिखते हैं ANSWER आंसर, अब शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं ANS, तो ये एब्रीविएशन हो गया। तो अब ये तो भाई मैंने बहुत इजी एब्रीविएशन बताई, कोई हार्ड एब्रीविएशन एक दस्तावेज में यूज हुआ, कोई मतलब टेक्निकल कोई शब्द एब्रीविएशन के रूप में एक दस्तावेज में इस्तेमाल हुआ है, तो क्या उसका उस एब्रीविएशन का मतलब है, ठीक है, और वो पेक्युलर सेंस में वो उस दस्तावेज की एक प्रत्येक एब्रीविएशन वो क्या कहना चाहती है, उस सेंस को पेक्युलर सेंस में उसका क्या मतलब है, तो उसके लिए गवाही दी जा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 101 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो हम इसमें मार्क कर लेंगे। देखिए, एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल और नॉट कॉमनली इलेजिबल कैरेक्टर्स, तो गवाही दी जा सकती है मतलब दिखाने के लिए, मीनिंग दिखाने के लिए, क्या और किसका, इलेजिबल और नॉट कॉमनली इलेजिबल कैरेक्टर्स जो इलेजिबल कैरेक्टर्स है उनकी गवाही दी जा सकती है, उनका मतलब बताने के लिए एक केस में, एक सिविल केस में, या फिर मतलब बताने के लिए गवाही दी जा सकती है। कोई ऐसा शब्द है एक डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट में है, एक सिविल केस में वो डॉक्यूमेंट, और उसमें कोई
नॉट कॉमनली इलेजिबल करेक्टर लिखा पड़ा है, ठीक है, जो कि जज साहब को समझ में नहीं आ रहा, और चाहे सरकारी वकील है चाहे कोई सा भी तुर्रम खा वकील है उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो अब गवाही दी जा सकती है। और गवाही अब किस बारे में, वो अब इलेजिबल और नॉट कॉमनली इलेजिबल कैरेक्टर्स के थोड़े इंस्टांसेस बता रखे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं जो कि थोड़े जिनके बारे में गवाही दी जा सकती है। कोई फॉरेन मतलब कैरेक्टर है, कोई ऑब्सोलीट कैरेक्टर है, कोई टेक्निकल कैरेक्टर है, कोई लोकल एंड रीजनल एक्सप्रेशंस है, तो उसके बारे में अब गवाही दी जा सकती है उसका मीनिंग बयां करने के लिए, ठीक है। ऑफ एब्रीवेशंस, अब एब्रीवेशंस मैंने बताया कि भाई एब्रीवेशंस के रूप में लिखा हुआ है तो अभी समझ में नहीं आ रहा, तो अब उसकी गवाही दी जा सकती है। एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पेकुलियर सेंस, या फिर एक दस्तावेज में कोई शब्द पेकुलियर सेंस में इस्तेमाल किए गए हैं और वो पर्टिकुलर